सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। AVA Education Society's Padmashri Bhausar Burkak College and NG Burkak Junior College, in collaboration with Department of Lifelong Learning and Extension and Women Development Cell, organizes seminar on exploring job opportunities beyond the patriarchal setup. इसका मतलब है बच्चों कि आज जो पुरुष प्रधान संस्कृति है, इस पुरुष प्रधान संस्कृति में लड़कियों को आगे जाकर मिलने वाले अवसर के ऊपर आज हमारे बीच मिसेस प्रीति कुमारी जी है, जो फर्स्ट मोटर वुमन है इंडियन रेलवे में, जिन्होंने उनका BA इन हिस्ट्री विद डिस्टिंक्शन पास किया है और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग उन्होंने कंप्लीट किया है। शी जॉइन द इंडियन रेलवे एज अ फर्स्ट मोटर वुमन इन द ईयर 2009 और उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 12 अगस्त 2009। सो आई रिक्वेस्ट आवर सुपरवाइजर मैडम डॉक्टर शीतल कोरडकर टू गिव अ स्मॉल टोकन ऑफ लव एंड वेलकम मिसेस प्रीति कुमारी जी। Thank you, madam. I would like to request Dr. Sheetal Korakar, madam, to guide our students for today's seminar. Thank you, Monica. Good morning, my dear girls. And a happy Women's Day to you all. I'm very glad that your teachers thought of giving you this opportunity to interact with Preeti ma'am, who has been breaking the norms of the society. She's broken the norms of the society, not taking up any job which is actually made by the society, but taking up such an opportunity and being a precursor in bringing the change for the female in the Indian society. I'm not going to talk much about what she is actually doing. I want her to convey the things to you all. And when I look at her personality, when I look at her, I realize that there is so much of confidence, there is so much of honest thought in the process of understanding her role, and she will be her role model for others to follow. I'm sure that her guidance will help all of you to break the patriarchal norms that we are born with or taught with. More than born, I should say taught. क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि हम लड़कियां हैं तो हमें ऐसे ही बिहेव करना है, यही करना है, ऐसे ही करना है, और हमारे घर वाले हमारे लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, सही ना? लेकिन प्रीति मैम के जैसे बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्होंने इन नॉर्म्स को ब्रेक किया है और अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट किया है आने वाली पीढ़ियों के लिए। I'll keep the platform open for Preeti ma'am so that she guides you, and I'm sure that आज के आपके interaction से मैम थोड़ा बहुत भी अगर 1% भी हम ये चेंज ला सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स में, तो हम एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। So I thank you all, and I'm sure that today's lecture is going to be an eye-opener for you all. Thank you so much. Thank you, ma'am, giving me an opportunity for this program. महिला दिवस के शुभ अवसर पर और शक्ति पर्व के शुभ अवसर पे हम सब इस ज्ञान के मंदिर में एकत्रित हुए हैं।
ऐसे शुभ अवसर पे मुझे कुछ बोलने का मौका दिया गया है, इसके लिए मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित सभी मैम को और हमारे बच्चों को महिला दिवस की शुभकामना। सर्वप्रथम तो हम, जैसा मैम ने बताया कि हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है, और जैसा आप लोग को पता होगा कि 200-250 साल पहले हम लड़कियों को शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, हम पढ़ नहीं सकते थे। हमें शिक्षा का अधिकार सबसे पहले 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले साहब, जब हमारा अंग्रेज का शासन था, उन्होंने 1834 ईस्वी में समतावादी शिक्षा नीति का लागू किया। लेकिन वो समतावादी शिक्षा नीति लागू होना और समाज में उसका विस्तृत होना दो अलग चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा समाज जो था वो पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पुरुषों की आधिपत्य है, वहाँ महिलाओं को वो अहमियत नहीं दी जाती थी। समाज में वो चीज़ लागू नहीं हो पाया कि हम लड़कियां भी पढ़ सकें। और ये हम सावित्रीबाई फुले जो हैं, उन्होंने सर्वप्रथम महिलाओं की शिक्षा के लिए 1848 ईस्वी में महिला विद्यालय का स्थापना किया। ये सावित्रीबाई फुले का जीवन जब आप देखेंगे बहुत संघर्षमय जीवन है, और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के प्रति सबसे पहले एक जागरूक कदम उठाया और महिलाओं के लिए, एक लड़कियों के लिए पहला स्कूल पूना में स्थापना किया। ऐसे महान क्रांतिकारी सावित्रीबाई फुले को, माता सावित्रीबाई फुले को मेरा नमन। और महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए भी सबसे पहले डॉक्टर कर्वे साहब जो हैं, SNDT महिला महाविद्यालय जो मुंबई में स्थापित है, वो भारत का पहला महिला विद्यालय है जो कि महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए स्थापना किया गया। ऐसी महाराष्ट्र भूमि जहाँ शिक्षाओं की इतनी क्रांति जगी, ऐसे महाराष्ट्र भूमि को भी मेरा नमन, जो मेरी आज कर्मभूमि भी है। और बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने कानूनी रूप से संविधान में लागू किया कि हम महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलनी चाहिए, उन्होंने संविधान में इसे उल्लेखित किया। आज हम महिलाएं अगर शिक्षित हैं, ये बहुत बड़ी देन है ऐसे महापुरुषों की। ऐसे सभी महापुरुषों को मेरा नमन। और ये विद्यालय जिस वट वृक्ष के आंगन और छांव में फल फूल रहे हैं, ऐसे प्रिंसिपल साहब को भी मेरा नमन। और आज हम सबों के भी अंदर जो शिक्षा की क्रांति जगाने वाली महिला, जितने शिक्षक समाज हैं, शिक्षक समाज के सभी गुरुजनों को मेरा चरण वंदन, जिसके कारण हम सबों के अंदर शिक्षा की जागृति आई और हम सब शिक्षित हो पाए। और महिला दिवस के शुभ अवसर पर मुझे आप सबों ने यहाँ पे आमंत्रित किया, इसके लिए आप सबों को मैम, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे वो टॉपिक दिया गया जो मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है, साथ साथ मेरे कार्य क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। मैं प्रीति कुमारी महिला मोटरमैन हूँ और वेस्टर्न रेलवे की पहली एकमात्र अभी तक की महिला हूँ। जैसा कि आप लोग मुंबई कर हैं, आप लोग सबको ही लाइफ लाइन से जुड़े हुए हैं। मुंबई की लाइफ लाइन लोकल ट्रेन है और मोटरमैन का काम है लोकल ट्रेन को ड्राइव करना। हमारा सेक्शन चर्चगेट से धानु तक है और उस ट्रेन को मैं चलाती हूँ। जबकि सबअर्बन ट्रेन की स्थापना जो है वो 1867 ईस्वी में हो चुकी थी। उसमें स्टीम इंजन चलती थी। बाद में 1928 ईस्वी में लोकल ट्रेन मतलब बिजली वाली चलना चालू हुई। 1928 से 2023 आ गया। आज भी वो पोस्ट जो है मोटरमैन पोस्ट आज भी पुरुष के अधीन है। आज भी वहाँ पे लगभग 500 कैडर हैं हमारे पोस्ट में, और आज भी उस पोस्ट पे महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। मतलब मैं अकेली महिला हूँ। आज लगभग 1928 मतलब 2023 लगभग 93 ईयर्स हो गए सबअर्बन ट्रेन चलने, मतलब जब से शुरुआत हुई। और आज भी उस पोस्ट को मेल डोमिनेटेड फील्ड ही माना गया है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में एक
रूढ़िवादिता है कि जो ड्राइविंग कैटेगरी है वो महिलाओं के लिए नहीं है, क्योंकि आज भी समाज में हम लोग जानते हैं कि महिलाओं को बोलते हैं ना कि आप शारीरिक रूप से कमजोर हो, भावनाओं में बहने वाले हो, और हमारा जो काम है ना वो शारीरिक और मेंटल दोनों रूप से बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है। शारीरिक रूप से भी आपको मजबूती चाहिए और भावनात्मक रूप से भी अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करना पड़ता है ये गवर्नमेंट जॉब के लिए। शायद इसलिए अभी तक लड़कियां इस फील्ड में बहुत ज़्यादा नहीं आई हैं, और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ की महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। लेकिन फिर भी मुझे गर्व हो रहा है कि आज हमारी शिक्षा आज लोग इतने जागरूक हो गए हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति, बच्चियों को भी पढ़ाने के प्रति, कि आज भारत में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ महिलाओं की भागीदारी नहीं है। भले परसेंटेज बहुत कम जरूर है, बट वो भागीदारी हम हर जगह निभा रहे हैं, और जहाँ भी महिलाएं गई हैं उन्होंने अपना 100% सक्षमता के साथ कार्य किया है, और उन्होंने ये स्थापित किया है कि नहीं, हम हर फील्ड के लिए उतने ही सक्षम है जितना कि पुरुष सक्षम है। और इस फील्ड में आना मेरे लिए भी इतना इजी नहीं था, मेरा जीवन भी बहुत उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। तो लगता है कि हाँ, मोटिवेट बनना ठीक है, यहाँ आने के बाद मुझे बहुत प्यार और सम्मान भी मिला, बट बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आप कुछ नए फील्ड में जा रहे हो तो बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, उसे आपको अपने संघर्ष से झेलना पड़ता है। मैं दरअसल एक बहुत छोटे से गांव बिहार की बेटी हूँ, बिहार से बिलोंग करती हूँ, और बिहार में महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं थी, हालांकि अब बहुत अच्छा हो गया है। हम जब 90 के दशक में, मैं जब 10th में थी, उस समय महिलाओं की शिक्षा के प्रति हमारा बहुत ज़्यादा समाज जागरूक नहीं था। हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं बहुत सुदूर देहात गांव था, वहाँ शिक्षा का भी बहुत ज़्यादा साधन नहीं था। 10+2 की शिक्षा थी, 10th तक की शिक्षा थी मात्र हमारे गांव के नियर बाय स्कूल जो था। अदर उच्च शिक्षा के लिए हमें गांव से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर जाना होता था, और क्योंकि वहाँ कृषि प्रधान एरिया है तो लोगों की इनकम इतनी नहीं होती थी कि अपने बच्चों को बाहर रख के पढ़ा सके। खास करके सामाजिक मानसिकता ऐसी थी कि बेटों को पढ़ाने के लिए बाहर भेज देते थे, पर बेटियों को शिक्षा के प्रति इतना जागरूक नहीं हुआ करता था हमारा समाज की बेटियों को बाहर भेज सके पढ़ने के लिए। उस गांव की मैं पहली लड़की हूँ जो गांव से बाहर गई पढ़ने के लिए। और उस समय जब आप गांव से मतलब कोई भी चीज़ आप पहला कदम कर रहे हो ना, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड से मतलब सामाजिक माइंड सेटअप जो होते हैं ना, वो पिछली सत्तात्मक समाज होने के नाते लड़कियों के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे। और उस जब आप जिस समाज में जी रहे हो तो उस समाज की जो बंधनें होती है ना, हम वहाँ रह रहे हैं तो उसे भी मानना ही होता है। हालांकि मेरे माँ बाप का ये शुक्रिया है कि उन्होंने मुझे सामाजिक बंधन को तोड़ा और मुझे पढ़ने के लिए पहली बार, मैं गांव की पहली लड़की हूँ जो बाहर भेजा। और मैं 10+2 के बाद हमारे यहाँ डिप्लोमा का ये होता है, एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल का, वो क्वालिफाई करने के बाद मैं पढ़ने के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के लिए रांची चली गई थी। और उसके बाद फिर 10+2 करने के बाद क्योंकि हमारे गांव में समाज में सामाजिक दबाव भी होते हैं कि नहीं, लड़कियों की शादी एक लिमिट एज होता है हमारे गांव में, तो उस एज में आपको शादी करनी है। तो फिर भी मेरे मम्मी पापा ने बहुत साहस किया कि हम 4 भाई बहन हैं, चारों भाई बहन को उन्होंने समाज शिक्षा दिया और समान रूप से परवरिश भी की। ये मेरी मम्मी की देन है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में हम सभी भाई बहनों को पढ़ाने के लिए। और मैं उस समय डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद फाइनल ईयर आते आते मेरी शादी हो गई। उसके बाद फिर वहाँ पे क्या है कि शादी होने के बाद बिफोर मैरिज लाइफ और आफ्टर मैरिज लाइफ बहुत अंतर होता है। क्योंकि बिफोर मैरिज लाइफ अभी आप लोग जैसे बच्चे हो, आप लोग की सपना है ना, आप जिस फील्ड में जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा होगा, आप सोच रहे हो कि हम उस सब्जेक्ट में ये कैरियर बनाए है ना। लेकिन जब शादी हो जाती है तो वहाँ की भी जिम्मेदारियाँ हो जाती है, तो स्वतः ही ना आपका सेटअप चेंज हो जाता है। वैसे मेरे साथ भी हुआ। और मैं जब शादी करके गई तो मेरा पारिवारिक जिम्मेदारी फर्स्ट हो गई। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे उस समय, और फिर मेरा ट्रांसफर
जॉब था उनका, तो हर 3 साल में ट्रांसफ़र होता था, एक जगह स्थिर नहीं रहते थे। तो शादी करके फिर मैं उनके साथ चली गई थी। मेरा पढ़ाई से जो लिंक था ना, डिप्लोमा तो फाइनल कर ली, लेकिन मैं जब जॉब के लिए सोची तो वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनकी पोस्टिंग कहीं और रहती है और मैं टेक्निकल जॉब में हूँ, तो हमारी पोस्टिंग कहीं और होती। तो फिर मुझे लगा कि अभी मैं क्या करूँ। तो इसी दरमियान मेरी बेटी हो गई, तो और भी जिम्मेदारियाँ डाइवर्ट हो गया। और मेरा जो सपना बचपन से मैंने ये चीज़ देखा था कि मुझे कुछ अलग हटके करना है, और ये सपना मेरे अंदर मेरी माँ ने जगाया था। कि मेरी माँ शिक्षित थी और उन्होंने बचपन से ना हम लोगों को, जैसे बच्चे हम लोग खेलते थे, मम्मी ना एक गाना गुनगुनाती थी, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज गुलाब। मम्मी ये गुनगुनाते गुनगुनाते ना हम लोग की तरफ देखती थी। तो मम्मी का ये जो था ना कि भाव बच्चों के प्रति बहुत, कि हाँ मेरा बच्चा कुछ करेगा, वो चीज़ मेरे अंदर बचपन में ही आ गया था। और मम्मी जैसे उस समय ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था घर में, तो न्यूज़ बहुत अहमियत रखती थी गांव में। तो मम्मी लोग न्यूज़ देखती, जैसे कभी कल्पना चावला के बारे में अगर कुछ आता था तो मम्मी फिर हम लोग से बताती थी कि देखो बेटियां ऐसे आज ना दूर पहुंच गई, ऐसे कर रही है। तो हमारे मन में भी आता था कि जब वो कर सकती था हम क्यों नहीं। तो मन के अंदर एक सपना ज़रूर पल रहा था कि हम लाइफ में अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं ऐसा काम करूँगी जो लीग से थोड़ा हटके हो। बट वो अपॉर्चुनिटी हमें गाँव में तो नहीं मिला। शादी के बाद जब मैं यहाँ पे आई तो उसके बाद मेरा पढ़ाई से थोड़ा दिन तक लिंक बिल्कुल हट गया था, क्योंकि बेटी होने के बाद पारिवारिक जिम्मेदारी हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी क्या करूं जो मेरा पढ़ाई से लिंक बना रहे। तो मैंने इग्नू से ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री ऑनर्स से, क्योंकि मैं हिस्ट्री इसलिए ली ताकि मेरा बाद में अगर कोई कंपटीशन दूं तो वो मेरा कम से कम एक सब्जेक्ट जो जीके है वो तैयार रहे। और इसको बनाए रखने के लिए मैंने हिस्ट्री से ऑनर्स किया। और ऑनर्स करने के बाद 2006 में लगभग हमारे जीवन में बहुत बड़ी तब्दीलियां आई। मेरे हस्बैंड क्योंकि टेक्निकल लाइन में फ्लाइंग डिपार्टमेंट में थे और उस समय संसद से हमला हुआ था, उसी में उनको भाग दौड़ में चोट लग गई और वो फिजिकल रूप से थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो गया, हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया। फिजिकल प्रॉब्लम पहले शुरुआत में तो मुझे लगा कि वो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन बाद में फिर उनका बहुत अच्छा नहीं रहा, मतलब रिकवरी बहुत अच्छा नहीं रहा। और जब 2007 में वो हॉस्पिटल से रिटर्न आए, लगातार 2006 से 2007 तक वो हॉस्पिटल ही रहे। 2007 में जब हॉस्पिटल रिटर्न आए तो मैंने उनको बैसाखी में देखा। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब कुछ आर्थिक स्टेप भी लेना पड़ेगा। उस समय हमारी पोस्टिंग नासिक में थी, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग। तो उसी समय यहाँ मुंबई से ये वैकेंसी आई थी वेस्टर्न रेलवे की मोटरमैन पोस्ट की। हालांकि मुझे उस समय ये पता नहीं था कि मोटरमैन पोस्ट क्या होता है, क्योंकि उसमें डिप्लोमा की डिग्री मांगी गई थी। तो मैंने वो, क्योंकि मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट थी, मैंने वो फिलअप किया। लेकिन बाद में जब मैंने उसका बारे में पढ़ा तो पता चला कि ये मुंबई की उपनगरीय ट्रेन को चलाने का काम है। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ कि नहीं, ये जॉब निश्चय ही मेरे सपने से थोड़ा मिलता जुलता है। तो उस समय मेरी बेटी भी पढ़ने जाने लगी थी, हस्बैंड लगभग हॉस्पिटल ही रहते थे, तो मुझे थोड़ा पढ़ने का टाइम मिल गया और मैंने तैयारी किया और फर्स्ट चांस में ही मेरा मोटरमैन में सिलेक्शन हो गया। हालांकि मोटरमैन का 2009 में मैं मोटरमैन ज्वाइन की थी। और मोटरमैन का जो एग्ज़ाम होता है, ये मोटरमैन बनने की प्रक्रिया 2 तरह से होती है। एक तो आप डायरेक्ट आरआरबी के थ्रू वैकेंसी आती है, उसमें आप अप्लाई करो तो मिनिमम डिप्लोमा क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, आप उसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके बन सकते हैं। दूसरा असिस्टेंट लोको पायलट जो प्रमोटिव पोस्ट होता है, उसको लगभग 18 से 20 साल आपका वर्किंग बहुत अच्छा होना चाहिए असिस्टेंट लोको पायलट में। और CRB मतलब सर्विस रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। इंटरनल एग्जाम होता है, वो क्वालिफाई करने के बाद आप मोटरमैन बनते हो। तो मैं जो बनी थी वो आरआरबी से डायरेक्ट मोटरमैन बनी हूँ। और ये मोटरमैन एक तो इसका ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है और वो क्वालिफाई करने रिटर्न एग्ज़ाम, उसके बाद एक साइको टेस्ट होता है। मोटरमैन एग्ज़ाम में साइको टेस्ट जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा
अहमियत वाला एग्ज़ाम होता है, क्योंकि उसमें आपकी क्विक रिएक्शन से लेके आपका एक्यूरेसी भी देखा जाता है। आप कितने जल्दी किसी भी चीज़ को रिएक्ट करते हो और कितना एक्यूरेसी के साथ करते हो। वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद A1 मेडिकल होता है। A1 मेडिकल पास होने के बाद अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाई होते हैं। उसके बाद 1 साल की ये ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग पीरियड में बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, और वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसके दरमियान, ट्रेनिंग के दरमियान भी हम लोग को 15 से 20 एग्ज़ाम, लगभग जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं वो क्वालिफाई करना पड़ता है। और क्वालिफाई करने के बाद जब हमारे जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत हम काम करते हैं सीनियरिटी के अंतर्गत, और वो हम लोग ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं, क्योंकि ये मोटमेंट का पोस्ट है ना, बहुत जिम्मेदारी वाला पोस्ट है, लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ पोस्ट है, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। तो वो चीज़ को आप झेल पाओ, आप उस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आपको ये पोस्ट के लिए वो चार्ज देते हैं। तो 1 साल के बाद जब मैं चार्ज लेने गई, तो हमारे सीनियर डी साहब ने हमसे ये कहा कि देखो, अभी तक क्योंकि ये जब हम काम करते हैं ना अंडर ट्रेनिंग, तो हमारे सीनियर मोटरमैन जिनका अनुभव बहुत अच्छा होता है, वर्किंग बहुत अच्छा होता है, उनके अंदर हम काम करते हैं। तो वो मुझे गाइड करते हैं कि आपको कैसे काम करना है, इस जॉब के लिए क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो सारी गाइडेंस उनकी रहती है। तो हम उनके अंदर, जब किसी के अंदर काम करते हैं तो हमारे ऊपर वो जिम्मेदारियाँ नहीं होती है। तो जब हम चार्ज लेने गए तो हमारे सीनियर डी साहब ने ये बोला कि क्या आज से पहले तो आप गुरुजी के साथ काम कर रही थी, तो उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो गुरुजी की थी, लेकिन कल से आपको स्वतः चार्ज दिया जा रहा है और आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी, क्या आप अच्छे से कर पाओगे? मैं एक पल के लिए रुकी, सोची, फिर मुझे लगा नहीं, मैं इस जॉब के लिए आई हूँ, ये मेरा सपना है, और मैं आज उनका ये चीज़ ले लूँ कि नहीं, वो दूसरे जॉब के लिए मुझे बोल रहे थे कि अगर आप ये चीज़ में अगर कहीं आपको संशय है, कहीं डर लग रहा हो, तो आप दूसरे जॉब में कर लो। तो मैंने उनको ये लगा कि क्या करूँ, फिर मुझे लगा नहीं, अगर मैं यहाँ स्टॉप होती हूँ, मैं ये जॉब को बोलती हूँ सर मैं नहीं कर पाऊँगी या कुछ भी, मेरे अपने अंदर कहीं संशय होता, तो मैं पूरे जनरेशन को रोक देती। हमारा जो भी आने वाला महिलाओं का जनरेशन है, उस पर क्वेश्चन मार्क होता है कि नहीं, महिलाओं के लिए ये पोस्ट नहीं है, क्योंकि जो पहली महिला है उन्होंने डिनाई कर दिया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता, और मैंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग किया, और मैंने अपने सीनियर साहब को बोला नहीं सर, मुझे ये ड्राइविंग करनी है और मैं करूँगी, और मैंने सफलतापूर्वक अभी 14 साल पूरा किया है ये जॉब का। हालांकि इस जॉब के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये सिंगल हैंडेड जॉब है, मोटरमैन की जॉब जो है सिंगल हैंडेड जॉब है, और एक बार गाड़ी मूव होने के बाद वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्निकल से लेके आपका जो भी डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंचाना, टाइम की पंक्चुअलिटी, अगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखती नहीं है बट वो मल्टीटास्किंग है, जो हमें बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ता है, और वो सारी जिम्मेदारियों के साथ आपको ये काम करना है। मोटरमैन का जॉब खास करके इसलिए ज़्यादा जिम्मेदार हो जाता है क्योंकि लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी होती है जॉब। आप सफ़र करते होंगे, देखती होंगी कि एक ट्रिप में लगभग 6 से 7 हज़ार लोग हमारे ट्रेन में ऑन बोर्ड होते हैं, है ना। डायरेक्ट तो उनकी ज़िंदगी जुड़ी होती ही है, साथ साथ उन पर डिपेंडेंट जो भी फैमिली होते हैं वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट जुड़े होते हैं उनसे। अगर हमारी छोटी सी मिस्टेक होगी वो सारा इम्पैक्ट उन पैसेंजर्स पे आएगा, है ना। तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, और इसलिए हमें बहुत स्ट्रिक्टली बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। जैसे हम ड्यूटी के लिए आते हैं, फुल्ली रेस्ट लेके आना है, साथ साथ हमारा फ़ोन जो होता है बिल्कुल बंद होता है, ऑन ड्यूटी तो ऑफ ड्यूटी, हम किसी से कोई संपर्क नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हमारा गाड़ी, हमारा सिग्नल और हमारा पैसेंजर्स, बस यही हमारा 8 घंटे के दरमियान हमारा जीवन होता है। हम पूरी तरह से दुनिया से कट जाते हैं, कुछ भी हमारा कोई इन्फॉर्मेशन कहीं का कुछ नहीं रहता है। और ये जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें
अपने आप बहुत ज़्यादा माइंडली पीस रखना पड़ता है। इसलिए चार्ज लेते समय हमारे गुरुजी, जब हम गुरुजी के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा चीज़ बताया था कि आपके अंदर ना 3 क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। एक तो आपके माइंड में आइस की फैक्ट्री होनी चाहिए, है ना, और जीवे पे शुगर की फैक्ट्री होनी चाहिए, और दिल में लव की फैक्ट्री होनी चाहिए, तभी आप सफल मोटिवेट कर पाओगे। और ये मुझे लगता है कि सिर्फ मोटिवेट के लिए नहीं, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अगर ये चीज़ अपने लाइफ में भी अडॉप्ट करते हैं तो हम अपने परिवार में, समाज में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि कोई भी पैसेंजर्स, निश्चय ही हम रेलवे के वहाँ पैसेंजर्स के लिए डायरेक्ट प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। अगर वो बार बार, जैसे हम जब ड्राइव करते हैं तो पैसेंजर आके अच्छा ये मलाड रुकेगी क्या, है ना, अगला स्टेशन में आके कोई पूछता है कि ये कांदिवली रुकेगी क्या। अगर हम मतलब उनके लिए तो वो पहला टाइम है ना, वो मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो हर स्टेशन में आते हैं पूछने के लिए स्लो फास्ट ट्रेन का। बहुत सारे लोग जो नहीं जानते या कई बार इंडिकेटर सही नहीं बता रहा होता है, जो भी हो, तो अगर हम बार बार वो करते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि बार बार बोलने पे आदमी के अंदर आता है कि अरे बार बार वही चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर ये चीज़ को पॉजिटिव रूप से लेते हैं कि नहीं, वो हमको बता रहा है कि अगला स्टेशन में मुझे रुकना है, हम वो गलती ना करें। शायद ईश्वर ने मुझे वो व्यक्ति को भेजा हमें ये बताने के लिए कि अगला स्टेशन भी आपको रुकना है। तो हम हर चीज़ को ना अपने जॉब में बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। और क्योंकि पैसेंजर्स के लिए रेलवे का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं, तो निश्चय ही हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वो लगे कि नहीं, ये हमारे रेलवे हमारा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं वो हमें हमारा सहभागी है ना। तो निश्चय हमें अपने जॉब के लिए बहुत ज़्यादा, और जब हम ड्राइविंग के लिए जाते हैं ना, तो गाड़ी की चाबी लेते ही हमें मतलब रहता है कि हम भूल जाए कि हमारे घर में आज क्या परेशानी है या कुछ भी। हालांकि ये होना ह्यूमन बीइंग के लिए इतना इजी नहीं है, खास करके एक लेडीज़ के लिए, कि अगर आपके घर में हो सकता है वो भी बच्चे बीमार हो या और कुछ हो, है ना, प्रॉब्लम, और आप जब जा रहे हो ड्यूटी में, आप भूल जाओ बिल्कुल तरह से कि आपके बच्चे बीमार हैं घर में, आपका 8 घंटा मोबाइल ही बंद है, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अभी उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है या कम खराब है ना। और उसमें आप अपने आप को पूरी तरह से पीस रखना इतना ईजी नहीं होता है, लेकिन ये हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम अपने पैसेंजर्स को देखते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, क्योंकि वो लोग मेरे विश्वास को स्टैंड पे बोर्ड हुए हैं, है ना। तो हम उस समय यही करते हैं, पैसेंजर्स को देखते हैं और ये सोचते नहीं, अभी मेरी जिम्मेदारी फर्स्ट ये है, और उनको अपने पैसेंजर्स को सेफली और टाइमली उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अभी मुझे अपने माइंड में कुछ भी नहीं लाना है। और इस तरह से हम अपने जॉब को करते हैं। और जहाँ तक कि मैम ने बोला कि पुरुषवादी समाज, निश्चय हमारा समाज जो है ना पिछली सत्ता, तो आज भी हम मतलब लड़कियां इतना आगे बढ़ गई हैं, लेकिन आज भी हम किसी भी डिसीजन के लिए ना कहीं हम औरत का जीवन ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हम पुरुष पे निर्भर रहते हैं। जब हम छोटे होते हैं अपने पिताजी से सारी डिसीजन लेने के पहले, कुछ भी डिसीजन लेने के पहले उनसे सहमति लेते हैं। शादी होने के बाद पति के अंदर हो जाते हैं, बुढ़ापा होने पे बच्चे के बेटे के ऊपर हो जाते हैं, है ना। तो आज भी हम अपने अंदर भी वो चीज़ जो है ना कि पुरुषवादी सोच जो है ना, आज भी हमारे जीवन में वो आज भी मतलब स्थापित है, जिसे हम लोगों को अपने शिक्षा के द्वारा, जागृति के द्वारा ही तोड़ना पड़ेगा। हमें अपने अंदर वो शक्ति लानी पड़ेगी कि हम किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी निर्णय लेने के लिए हम खुद काबिल हैं। और आप लोग भी अभी जीवन के इस मोड़ पे खड़े हो कि बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी आपको जीवन में, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, और कुछ विशेष करने जाएंगे तो और भी ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। उस चुनौती को सामना करने के लिए आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य और विश्वास रखना पड़ेगा। और मैं यही बोलूँगी कि आप अपने अंदर ना
एक वृक्ष की कल्पना करो कि एक वृक्ष जब खड़ा होता है कितनी मजबूती के साथ खड़ा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई आंधी तूफान आते हैं, वो वृक्ष गिर जाता है। लेकिन अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि मजबूती के साथ खड़ा जरूर रखो, लेकिन जिंदगी को उतार चढ़ाव में कभी ऐसा आ जाए मोड़ कि हम गिर जाएं, तो हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, वो बीज होनी चाहिए कि धरती पे जाने के बाद फिर से प्रस्फुटित हो सके और अपने नवजीवन को फिर से वही उसी रूप में संचालन कर सके और हम फिर से खड़े हो सके। कभी भी छोटी छोटी चीज की में असफलता नहीं, असफलता को अपने ऊपर कभी हावी मत होने देना। जीवन में सफलता असफलता लगी रहती है। जितना सफलता हमको सिखाती है असफलता उससे भी ज़्यादा हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। हमें अपने अंदर वो चीज़ देखना पड़ेगा कि हाँ क्यों हम असफल हुए, उस पर वर्क करें, है ना। अभी जैसे हम देखते हैं कि ज़्यादातर कई बार ऐसे न्यूज़ में सुनते हैं छोटी छोटी बात पे बच्चे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, है ना। हमें ऐसा कभी नहीं करनी चाहिए। जीवन जो है बहुत अनमोल है और इसको अहमियत को समझनी चाहिए। आप असफलता से घबरा करके आदमी कभी गलत डिसीजन कभी किसी को नहीं लेनी चाहिए। आप जीवन में संघर्ष करो, संघर्ष करेंगे तो निश्चय ही सफलता मिलेगी। बोलते हैं शिद्दत से जिस चीज़ को चाहो ना तो ऊपर वाले भी उसको मिलाने की कोशिश करते हैं। आप उस चीज़ को अपनी जो भी सपने हो आप उसको अपने अंदर जगाएं। जो भी आपके अंदर, हर आदमी जो है ना, मनुष्य जो है, ईश्वर ने हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ विशेष एबिलिटी देता ही है। आप उस चीज़ को पहचानो और उस पर वर्कआउट करो। और आप जिस शिक्षा संस्थान में हैं, आपकी जो गुरुजन हैं वो आपको शिक्षा के साथ साथ बहुत ऐसी चीज़ें हमें बताते हैं जिसका हम अगर सही रूप से मार्गदर्शन करें, पालन करें तो निश्चय ही जीवन में ऐसा कोई भी चीज़ अचीव करना मुश्किल नहीं है। हम हर चीज़ संभव है जिसको हम अचीव करना चाहें। बस उसको अचीव करने की हमारे अंदर वो क्षमता करने के लिए साथ साथ हमें मेहनत भी बहुत जरूरी है ना। अपने भी किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें हमारे अंदर वो जुनून होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को प्राप्त करें और 100% एक्यूरेसी के साथ काम करें। पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय हमें पूरी तरह से पढ़ाई पे ध्यान देनी है। मस्ती करना है, ऐसा नहीं जीवन में मस्ती नहीं करना, मस्ती भी करना है ना। जब आप इंजॉय कर रहे हो तो फुल्ली इंजॉय करो, लेकिन जब पढ़ाई करो तो फुल्ली डेडिकेटेड रूप से पढ़ाई करो। और अभी बहुत सारे ऐसे जो फील्ड थे, इससे पहले बहुत ऐसे फील्ड थे जहाँ की लड़कियों की जॉब के लिए पहले नहीं जाया जाता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने वहाँ भी, जैसे आपने सुना होगा कि 2 साल पहले एनडीए में पहले लड़कियों को अलाउ नहीं था, लड़कियाँ एनडीए में नहीं जा सकती थी। लेकिन 2 साल पहले गवर्नमेंट ने एनडीए में भी लड़कियों को जाने की इजाज़त दे दी है। अब लड़कियाँ भी एनडीए के लिए प्रिपेयर हो सकती हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में लड़कियाँ जा रही हैं। अभी 3 साल पहले फाइटर विमान में भी लड़कियाँ पहले सीडीएस जरूर कंप्लीट करती थी, बट फाइटर विमान के लिए उनको अलाउ नहीं किया जाता था। अभी लड़कियाँ फाइटर विमान भी उड़ाने लगी हैं। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, हमारे अंदर वो सारी ऊर्जाएं हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ हम काम नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि प्राइवेट सेक्टर में भी देखा जाए तो अभी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ कंपनियों ने लड़कियों की शिक्षा के मतलब लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ विशेष सुविधाएं दी हैं। जैसे बीटेक करने के बाद सेकेंड ईयर से ही लड़कियों को बहुत सारी कंपनियां जैसे गूगल है, फ्लिपकार्ट है, उबेर है, जो सेकेंड ईयर से आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं एक अच्छे स्कॉलरशिप के साथ। और वहाँ सिर्फ सेकेंड ईयर से अगर ये चीज़ दिया गया है ना, सिर्फ लड़कियों के लिए दिया गया, लड़के नहीं कर सकते हैं। तो लड़कियों की विशेष अपॉर्चुनिटी कुछ कंपनियां दी हैं। और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ की लड़कियों को विशेष सुविधाएं दिया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। और मतलब आप अभी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, आप चाहो तो बहुत है। हम लोग जब पढ़ते थे तो बहुत लिमिटेड क्षेत्र होते थे, एक तो उसमें अभी जैसे सोशल मीडिया की जागृति है ना, वो चीज़ हमारे टाइम में नहीं था। तो हम बहुत सारे लिमिटेड क्षेत्र में जानते थे कि हमें एजुकेशन के बाद ये फील्ड में जाना है। अभी तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के पास कि आप बहुत सारे फील्ड में जा सकते हो। और बॉम्बे जैसे शहर में तो और भी ज़्यादा शिक्षा की जैसे बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और अभी के समय में माँ बाप भी इतने जागरूक हो गए हैं
कि अपने बच्चों को सिर्फ बेटों को ही नहीं पढ़ाना, बेटियों की शिक्षा के प्रति भी काफ़ी जागरूक हो गया है, वो सहयोग करते हैं। और आज लड़कियां भी खुद की बल पे खड़ा होने की सपने देखते हैं बचपन से, है ना। तो हम उस चीज़ को आगे अग्रसर रखें। मैं बच्चों को यही बोलूँगी कि आप अपने अंदर अपनी एबिलिटी को पहचानो और जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो। निश्चय ही पहला कदम किसी भी ओर बढ़ाने में वहाँ बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, मुझे भी आती है। ऐसा नहीं कि मोटिवेट का जॉब हम कर रही है, निश्चय मुझे यहाँ बहुत प्यार सम्मान मिला। कहीं और जॉब करती ना वो प्यार सम्मान नहीं मिलता जो मुझे मोटिवेट के जॉब में मिला। ये जॉब अगर कहा गया है कि मेल के लिए है तो वास्तव में इसलिए मेल के लिए कहा गया क्योंकि इसमें ना टाइम की वो मतलब शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, एक फिक्स ड्यूटी नहीं होती है। आप मॉर्निंग में आ रहे हो, इवनिंग में आ रहे हो, नाइट में आ रहे हो, है ना। और साथ साथ यहाँ प्रकृति के नेचर के विरुद्ध काम करना है। अगर ड्राइवर जो हम लोग ट्रेन चलाते हैं एकदम बिल्कुल जब लोग सोते हैं तब हम लोग जगते हैं, जब लोग जगने की टाइम होती है तब हम लोग को सोने का टाइम मिलता है। तो आपको प्रकृति के विरुद्ध ये जॉब है। साथ साथ इसमें हमारा कोई भी ना खाने का टाइम लिमिट है कि आपको इतना लाइक शेड्यूल जो होती है ना लाइफ स्टाइल, वो हमारा शेड्यूल लाइफ स्टाइल नहीं होता है मोटिवेट जॉब में। इसलिए ये जॉब करना थोड़ा टफ है क्योंकि आपको परिवार की भी जिम्मेदारियाँ होती है और साथ साथ वर्किंग की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। दोनों में बैलेंस बनाना थोड़ा टफ होता है, लेकिन निश्चय ही आप अगर किसी चीज़ को भी इच्छा कर लो तो मुझे ये करना है तो आप उस हिसाब से अपने आप को सेटअप कर सकते हो। और कोई ऐसा जॉब नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते हो, आपके अंदर वो स्टेमिना है, वो क्षमता है। और आज परिवार भी इतने सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को कि वो हर जॉब में जा सके। और बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी ऐसा जियो, ज़िंदगी में ऐसा काम करो कि पहचान बन जाए और ऐसा कदम चलो कि निशान बन जाए। ज़िंदगी जीते तो सभी हैं पर ज़िंदगी ऐसा जियो कि निशान बन जाए। थैंक यू मैम। गर्ल्स, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हमारे बीच जो प्रीति मैडम है वो जरूर आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मुझे तो लगता है वो जवाब देकर ही जाएंगे। सो द फोरम इज ओपन फॉर यू। क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड। आपको कोई भी सवाल पूछने हैं मैम से आप पूछ सकते हैं। कांचन, यस मैम, आपने बताया कि मतलब कैसे आपने अपनी वर्किंग लाइफ को और अपनी फैमिली लाइफ दोनों को बैलेंस किया है। वैसे मतलब मैम हम लोग ड्रीम तो बहुत देखते हैं लेकिन हम लोग के माइंड में रहता है कि हम लोग उसको बैलेंस कर पाएंगे या नहीं, एजुकेशन के साथ साथ हम लोग को जॉब कर पाएंगे या नहीं, या फैमिली को अपने कन्विंस कर पाएंगे या नहीं। आजकल फैमिली भी बहुत सपोर्टिव होती है, हेल्प करती है। बट मतलब मैम हम लोग ऐसा क्या करना चाहिए हम लोग को ग्रेजुएशन के बाद या अभी भी जो हम लोग कर सकते हैं जो हम लोग के लिए फ्यूचर में भी हेल्पफुल और अभी भी हेल्पफुल हो? आप ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट से कर रही हैं? बीकॉम कर रही हैं। बीकॉम कर रही हैं, प्लेन बीकॉम। हाँ। तो बीकॉम फर्स्ट तो पेरेंट्स का बात है तो अभी पेरेंट्स तो खैर बहुत सपोर्टिव हो गए। आज आप अगर शिक्षा के लिए संस्थान में आ रही हैं ये आपके पेरेंट्स की देन है ना। तो वो पेरेंट्स की ओर से ज़्यादा ये नहीं होता है। एक समय था जब पेरेंट्स रोकते थे कि हाँ इस फील्ड में मत जाओ, ये अच्छा नहीं है, या फिर यहाँ आप बैलेंस नहीं बना पाओगे, जैसे नाइट ड्यूटी के लिए। आज भी समाज इतना प्रेफर नहीं करता है लड़कियों को कि आप नाइट ड्यूटी को करो। या शिफ्ट वाइज ड्यूटी में क्या होता है कि घर के बैलेंस और ड्यूटी के बैलेंस बना पाना इतना ईजी नहीं होता है। और शिफ्ट में ऐसा नहीं होता कि आपको डेली मॉर्निंग ही मिलेगा या डेली इवनिंग मिलेगा, उसके हिसाब से आप सेटअप कर लो। आपको आज कुछ और, जैसे हम लोग का ड्यूटी लिस्ट आता है शाम को, तब हमें पता चलता है कल सुबह क्या जाना है ना। और हमारा 365 डे वर्किंग डे है, हमारा कोई हॉलीडे नहीं है। सिर्फ हमारे जो 30 डे लीव होता है वो होल ईयर में 30 डेज लीव बस वही मिलता है हमें। वो 30 दिन में आप गांव जाओ, बीमार पड़ो
बच्चे को देखो, जैसे भी करो, आपका वो 30 दिन ही मात्र है। कोई फेस्टिवल अलग से, हमें कोई फेस्टिवल में छुट्टी नहीं मिलती है, कोई ऐसा मतलब अलग से कोई भी छुट्टियों का प्रावधान नहीं है। डेली 365 डे वर्किंग करना है, साथ साथ शेड्यूल वाइज ड्यूटी करना है। लेकिन आप क्या है ना कि आपके अंदर अगर कुछ दृढ़ इच्छा है ना कि आपको ये करना है ना, तो आप उस हिसाब से बैलेंस बना लेते हो। मैनेज हम खुद कर लेते हैं कि हमें। I request our principal madam, Dr. Sarika Rawat madam, to please come ahead. Please ma'am. तो बीकॉम के बाद एक तो आप मेरे हिसाब से, मैं क्योंकि बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ ना, बोलते हैं ना कि वहाँ IAS का खान है ना। IAS अगर देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दिया है ना, वो बिहार स्टेट है। I also belong from Bihar. ओके, वेलकम। तब तो तुम्हारे जिम में ही होगा कि मुझे IAS बनना है। तो आप अभी से अगर साइड, जैसे बीकॉम में आप साइड से अभी अगर कोई थीम बना सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, तो आप एक बार ये तो देख सकते हो कि जैसे कि आप महाराष्ट्र में हो तो MPSC के लिए या UPSC के लिए, आप बिहार से हो तो UPSC के लिए, है ना। जहाँ के आपका अभी आप कहाँ किस स्टेट से आपके वो वोटर आई कार्ड कहाँ से आप बिलोंग का वो रहता है ना सर्टिफिकेट, आप कहाँ से प्रेफर कर सकते हो एग्जाम देने के लिए। आप उसका पैटर्न एक बार देखो कि वहाँ का पैटर्न क्या है ना। किस चीज़ का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, आपका GK का, GS का, कौन से टॉपिक पे 10 साल का जैसे उसका बैक का क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक को ज़्यादा वो स्टेट प्रेफर कर रहा है, मतलब रेज करने में। तो उस टॉपिक पे अभी से जैसे आपको जो टाइम मिल रहा है, आप थोड़ा सा अगर एक्टिविटी के लिए, एजुकेशन छोड़ के भी हमारे पास टाइम होते हैं ना, तो आप अपने सपने के लिए वो चीज़ आप उस पर वर्क कर सकते हो। ये सब्जेक्ट है, चलो आधा घंटा रोज, आजकल तो यूट्यूब आ गया है, अच्छे वे में आप उस चीज़ को, वीडियो को देख सकते हो कि हाँ हमको जैसे किसी क्षेत्र पे देखना है तो वो आप देख सकते हो कि हाँ इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो हंसते हुए ट्रेन में सफ़र करते हैं, यूट्यूब पे उस चीज़ को देख के। एक क्या होता है, विजुअल चीज़ को ना जल्दी माइंड एक्सेप्ट करता है, तो आप अभी से वो चीज़ के लिए आप तैयारी कर सकते हो। दूसरा, बीकॉम से अदर फील्ड मुझे ज़्यादा, चूँकि मैं साइंस स्ट्रीम की हूँ, तो मुझे बीकॉम में अदर क्या क्या फील्ड आते हैं मुझे उतना नॉलेज नहीं है। मैं साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे टेक्निकल नॉलेज ही ज़्यादा है, और चूँकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ तो मेरा भी था कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं इसका तैयारी करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाई। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ग्रेजुएशन के बाद आप ये सब कर सकते हो। हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, बट 2-4 दिन या 2-4 हफ्तों के बाद ऐसा 1-2 दिन ब्रेक हो जाता है, उसके बाद लिंक टूट जाती है, तो फिर इंटरेस्ट मतलब धीरे धीरे लगता है जैसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा मतलब कैसे उसको रिगेन करके कंटिन्यू किया जाए? हाँ, अपने अंदर मोटिवेशन लाने के लिए आप जो भी आज हर एक साल देखो, अभी ना 2-3 साल से जो टॉप रैंकर रहे हैं ना वो लेडीज ही रही है ना यूपीएससी। तो ऐसा है कि आप उनका लाइफ पढ़ो, है ना, जो भी ऐसे अचीवर हैं हमारे इंडिया में, उनके बारे में पढ़ो कि वो कैसे इस चीज़ को अचीव की। ऐसा नहीं कि वो बहुत एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीन थी, वो कभी डिमोटिवेट नहीं होती थी, वो भी आम इंसान थी हमारी जैसे, वो भी थी, है ना, हम भी वैसे ही थे। बस मोटिवेशन डिमोटिवेशन तो हमारी लाइफ में चलती रहती है। जब भी हम ऐसा कभी अपना लो फील करें या 2 दिन डिस्कनेक्ट हो जाए, कोई नहीं, अभी तो ऐसा नहीं एकदम 100% ग्रेजुएशन के बाद आपको वो चीज़ है ना, अभी तो आप हंसते खेलते कर रहे हो। जब डिमोटिवेट हो तो आप उस चीज़ का वीडियो देख लो, उनकी लाइफ के बारे में जान लो, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ो, तो आपके अंदर लगेगा नहीं वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकती है भाई, जो उनके पास है वो चीज़ आपके पास भी है, तो वो कर सकती हैं, आप भी कर सकती हैं। और उससे जब भी डिमोटिवेट हो तो ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ें जो कुछ खास अचीवर रही हैं, तो आपको खुद अंदर से आएगा नहीं वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई नहीं। 2 दिन छूट गया ना, वो पढ़ाई में फिर से ये करो, है ना, जो छूट गया है उसको मैं फिर से 2 घंटे को 4 घंटा और कर लूँ।
हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम कोई भी फील्ड चूज़ करते हैं, मतलब उन सामने वाले से वो चीज़ के लिए एक्सपीरियंस लेते हैं, तो उनका कहना रहता है कि वो चीज़ मत करो, इसमें इतना प्रॉब्लम होगा, वो चीज़ मत करो, इसमें इतना प्रॉब्लम होगा। ऐसे एग्जांपल हम एलएलबी का, अगर हम एलएलबी करने के लिए सोच रहे हैं तो बोलते हैं कि उसके लिए लॉयर्स बहुत रहते हैं, मतलब उसमें लॉयर की वैल्यू नहीं रहती है, लॉयर्स को क्लाइंट के पास जाना पड़ता है कि आपका केस है, हम लड़ते हैं, तो वो चीज़ मत कर। और फिर एचएम का भी होटल मैनेजमेंट का रहता है, उसमें भी रहते हैं कि बोलते नहीं रात को लड़कियों को रुकना पड़ता है, तो कोई अलाउ नहीं करते, पेरेंट्स बोलते हैं कि मत जाओ, उसमें बहुत रिस्क भी रहता है, रात रात को बाहर रहना लड़कियों को अलाउड नहीं रहता है। तो मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि हम ऐसा कौन सा फील्ड चूज़ करें जिसमें लड़कियों को प्रॉब्लम भी ना हो, पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करें कि हाँ ठीक है चल वो फील्ड अच्छा है तू कर, और मतलब हम भी उसमें खुश रहे और पेरेंट्स भी खुश रहे। थैंक यू बाबू। दरअसल देखो, अगर कुछ विशेष करना है ना तो चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा, है ना। कुछ अलग से हटके करना है तो आपको लाइफ में वो सारी चुनौतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जहाँ तक नाइट में रुकने की बात है, जैसे हमारे पेरेंट्स, आज भी हमारा समाज इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट नहीं करता है, हमारा फैमिली अभी भी सपोर्ट नहीं करता है कि हम नाइट स्टे वाला जॉब करें या फिर बहुत ज़्यादा आउटडोर वाला जॉब करें। लेकिन आप चाहें तो अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए कन्विंस कर सकती हैं। आप अपने व्यवहार को इतना सुदृढ़ बनाएं कि वो उनको आपके ऊपर ये विश्वास हो कि नहीं, मेरी बेटियाँ कहीं भी रहेगी वो कभी गलत कदम नहीं उठाएंगी, है ना। और आपके अंदर वो चीज़ अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा कि नहीं, मैं कोई भी कार्य करने के लिए अपने आप में सक्षम हूँ और कर सकती हूँ। जहाँ तक एलएलबी फील्ड है, वहाँ भी अभी बहुत सारी महिलाएं हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। और जैसे अभी सीमा विश्वास मैम का नाम, जब ये निर्भया कांड हुआ था, है ना, तो उसके जो अपोजिशन के लीडर हैं वो बहुत सशक्त थे, अपोजिशन के जो वकील थे वो बहुत सशक्त वकील हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उस बेड़ियों को तोड़ा और उनको निर्भया को इंसाफ दिलाई, है ना। जबकि उनको कितना सामाजिक दबाव आया होगा सीमा विश्वास मैम को। अभी सेकेंड केस वो यूपी में एक कुछ हादसा हुआ था, जगह का नाम मैं भूल रही हूँ, अभी 7 या 8 तारीख को उसका हियरिंग था और वो केस भी सीमा विश्वास मैम ही लड़ रही हैं। तो ऐसा नहीं है, किसी चीज़ को करने के लिए चुनौती तो आती है, बट उस चुनौती का सामना करने के लिए खुद को सक्षम बनाना पड़ेगा और छोटी चीज़ों से हमें नहीं घबराना है। और हर फील्ड में अगर महिलाओं को आगे बढ़ना है तो हमें उसके लिए अपने अंदर वो विश्वास लाना पड़ेगा कि मैं कर सकती हूँ। और सेफ साइड, ऐसा नहीं है सेफ साइड हम ढूंढे हर जगह, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? जो जेंट्स कर सकता है वो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर यही चीज़ हम सोचते तो हम इस फील्ड में नहीं आते, है ना। हम इस फील्ड में आए और आज मुझे ये प्यार और सम्मान जो मिल रहा है, मेरे अलग तरह के फील्ड को चुनने के कारण ही मिल रहा है। वर्किंग तो हर कोई कर रहा है, लेकिन ये चुनौतियों का सामना करने के बाद ही हम ये स्थापित कर सकते हैं कि नहीं, लड़कियाँ हर फील्ड के लिए सक्षम हैं। आप हाँ, बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं और वो बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो आप तो मुंबई जैसे मेन शहर, मेन टाउन में रह रहे हो, यहाँ तो लैंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, यहाँ तो सोचने की बात ही नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने आपके जो भी सवाल थे वो प्रीति मैडम जी को पूछे और प्रीति मैडम जी ने भी उसको बहुत अच्छी तरह से आपका जवाब दिया है। तो प्रीति मैडम जी, इस कॉलेज की तरफ से हमें थैंक्स बोलना है आपको। पहले जैसे आपने बोला कि आपके गुरु ने बोले थे कि मुंह पे शुगर फैक्ट्री, आपके दिमाग पे आइस फैक्ट्री और दिल में प्यार की फैक्ट्री। मैडम के गुरु ने जो ये बोला है वो सच में सच है, वो उनके लिए तो सच उन्होंने करके ही दिखलाया, लेकिन हम अपने जीवन में भी इसका सही इस्तेमाल करके
हम अपने जीवन को भी कामयाब जरूर बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम करने के टाइम पे हमें यहाँ पे सच में आइस फैक्ट्री चाहिए अपने हेड पे, अपने मुंह में शुगर और दिल में प्यार होना चाहिए, तभी हम लोग खुद को मोटिवेट कर पाओगे और हम कुछ कर पाएंगे। तो मैडम, एवी एजुकेशन सोसाइटीज पद्मश्री भाऊसाहेब वर्तक कॉलेज एंड एनजी वर्तक जूनियर कॉलेज, DLED यूनिट एंड वुमेन डेवलपमेंट कमेटी की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपका कीमती समय हमें यहाँ पे दिया, हमारे बच्चों को इतना अच्छा गाइडेंस दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मैडम। Our principal madam, Dr. Sarika Awad madam, would like to guide you or like to speak you. So, madam, please. Good morning, all dear students, girl students. First of all, Happy Women's Day, everybody. Thank you. And आज तो मैडम का डे था, तो मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं। मैं सिर्फ वो लास्ट क्वेश्चन मैंने सुना कि हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये करो ये मत करो, तो क्या करना चाहिए। बस मैडम ने तो इतना सुंदर जवाब दिया है कि उसके आगे तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि आपका जो बिहेवियर है वो इतना सही रखो कि आज के हमने पेरेंट्स देखे हैं, मैक्सिमम पेरेंट्स गर्ल चाइल्ड के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं। आप वो विश्वास पैदा करने के लिए उनसे उस तरह का बिहेवियर करना चाहिए, तो अपने आप मिल जाता है परमिशन। दूसरी बात तो कहा था कि आपको कहा गया LLB में कितने सारे वकील पड़े हैं, क्या करिए और जाके, तो ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपको हर जगह भीड़ मिलने वाली है, हर जगह कई डॉक्टर पढ़े हैं, कई इंजीनियर पढ़े हैं, हर जगह आपको जैसे मैडम ने कहा चुनौतियाँ है, तो उसको बिल्कुल डरना मत। अगर 100 है, 1000 है, लाख है, तो आप अपने आप में यूनिक है। आपको जितनी सफलता मिलनी है आपके पोटेंशियल पे वो मिलनी ही मिलनी है, तो वो सोच के कभी भी पीछे मत जाइए। हर जगह भीड़ है, आपका समय ही ऐसा है। शायद हम लोग का समय इतना नहीं था, आप लोग पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है तो हर जगह मरने के लिए भी भीड़ है, यही समझ जाओ आप। तो इसीलिए भीड़ से कभी मत डरो, आप आपका यूनिक ये करेंगे। दूसरी बात, होटल मैनेजमेंट है, रात की जो क्या बोलते हैं ड्यूटीज़ वगैरह, रात की ड्यूटीज़ हो कि दिन की ड्यूटीज़ हो, हम फीमेल्स आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आज की जो दुनिया है, आज के नियम है, आज की जो सिस्टम है, वो सारे के सारे वीमेन के फेवर में है। मुझे तो कभी कभी मेल्स के ऊपर एक्चुअली दया आती है कि सब कुछ जो भी जितने अच्छे अच्छे सब बेनिफिट है सब फीमेल को दिए जा रहे हैं, तो ऐसे माहौल में हमें क्या डरना, बिल्कुल मत डरना। आप आपके पेरेंट्स का विश्वास जीतिए और आप नाइट ड्यूटीज़ वगैरह, ये नाइट डे है उसको टैग ही मत लगाओ, ड्यूटी इज ड्यूटी। मुझे अगर नाइट ड्यूटी के ऊपर बुलाया है तो मैं मेरी सेफ्टी बरकरार रखते हुए ज़रूर करूँगी। बस इतना दिमाग में सोचिए। ऑल द बेस्ट। और मैडम को फिर से थैंक यू वेरी मच। हमारे ये अपकमिंग फीमेल इंडिया को आपने बहुत सारा नॉलेज दिया है, बहुत सारा एनकरेजमेंट दी है, इसके लिए आपका हमारे कॉलेज की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you, madam, for your motivational words. Students, please go in a queue to your respective classes. Students, wait. Dear students, please stand properly, please.